Our next topic, that topic is called as manufacturing of cement. Basically, my dear students, two type of processes are there for manufacturing of cement. First process is called as dry process and second process is called as wet process. जो हमारा wet process होता है, that wet process is basically a economical type of a process because in dry process clinkering or you can say रॉ मटेरियल जो हार्ड होते हैं उनके लिए हमारा बेसिकली ड्राई प्रोसेस यूज होता है। वो स्लरी की फॉर्म में हमारे सभी मटेरियल का मिक्सिंग नहीं दे पाते हैं। एंड जो हमारा वेट प्रोसेस होता है ये हमारे सॉफ्ट जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसके लिए जो छोटे किल्न भी होते हैं। किल्न मींस आपका ने सुना होगा कभी भी, हॉफमैन किल्न है, बुलटेंज किल्न है, पग मिल है, जो ब्रिक मैसनरी के लिए यूज होते हैं। उसी प्रकार के यहीं पर रोटेटरी किल्न होते हैं जहां पर हम लोगों को टेम्परेचर मेंटेन करवाना पड़ता है 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। तो बेसिक प्रोसेस क्या होता है, कैल्सरेसिस और आर्जिलेसिस कंपाउंड्स को हम लोग स्टार्टिंग में क्रश करवा लेते हैं। क्रश करवाने के बाद उनको स्टोरेज करके और ट्यूब या बाल मिल में उनकी फाइन ग्राइंडिंग करवा देते हैं। फाइन ग्राइंडिंग के बाद उनकी इनिशियल जो है उनको इनिशियली हीटिंग पे रखा जाता है, लगभग आई थिंक 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाता है। उसके बाद वो क्लिंकर्स बन जाते हैं। क्लिंकर्स बनने के बाद फाइन ग्राइंडिंग करवा दी जाती है और फाइन ग्राइंडिंग ट्यूब या बाल मिल में किया जाएगा। फाइन ग्राइंडिंग के बाद उनको सीमेंट को साइलो में भेज दिया जाता है और सीमेंट जो साइलो है वहां से हम लोग उसकी क्या नाम है पैकेजिंग करवा लेते हैं। तो बेसिकली टू टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर देयर। फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज डन इन फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या रहेगा, बेसिकली सबसे पहले जो हमारे रॉ मटेरियल्स होंगे उन सबका मिक्सिंग होगा, जो भी रॉ इंग्रेडिएंट्स होंगे उनका मिक्सिंग होगा, फिर उनकी बर्निंग होगी एंड फिर उनकी ग्राइंडिंग हो जाएगी, फाइनल ग्राइंडिंग हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज फाइन ग्राइंडिंग। फाइन ग्राइंडिंग इन ट्यूब या बॉल मिल। ट्यूब या बॉल मिल में उनकी फाइन ग्राइंडिंग हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग जो रहेगी वो हमारी दो प्रोसेस से रहेगी। फर्स्ट इज कॉल्ड एज ड्राई प्रोसेस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज वेट प्रोसेस। तो आइएगा हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा ड्राई प्रोसेस क्या रहेगा, आइए। ड्राई प्रोसेस कैल्सरेसिस एंड आर्जिलेसिस कंपाउंड्स का हम लोगों को बेसिकली क्रशिंग करवाना पड़ेगा। कैल्सरेसिस एंड आर्जिलेसिस कंपाउंड्स का क्रशिंग होगा दोनों केस में, है ना। फिर उनके बाद उनको स्टोरेज बेसिन में, बिन बोल दीजिए, स्टोरेज बिन्स बोल दीजिए इसको, स्टोरेज बिन्स, स्टोरेज बेसिन में उनको स्टोर करवा दिया जाएगा। फिर उनकी फाइन ग्राइंडिंग करवाई जाएगी। फाइन ग्राइंडिंग होगी ट्यूब या बॉल मिल में और फाइन ग्राइंडिंग होने के बाद जो भी रॉ मटेरियल्स हैं कैल्सरेसिस एंड आर्जिलेसिस, इन दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी। रॉ इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग होगी करेक्टेड प्रोपोर्शन में। जो भी प्रोपोर्शन होगा, जो भी आपका प्रोपोर्शन का मतलब लाइकवाइज आपका बताया था लॉस में है एम्स, लाइम सिलिका का जितना ही प्रोपोर्शन है, आपका आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सल्फर है, आपका कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, जिप्सम है। एंड आफ्टर दैट हम लोग उसकी प्री हीटिंग करवाएंगे। प्री हीटिंग होगी। प्री हीटिंग मैंने बताया था थोड़ी देर पहले 800 डिग्री सेंटीग्रेड। किसके लिए, जो भी उसमें एग्जॉस्ट गैसेज होंगी, जो भी हमारी चिमनी होती है, किल्न होता है, उस चिमनी में हमारी जो एग्जॉस्ट गैसेज निकल जाती हैं वो हमारी प्री हीटिंग के दौरान निकल जाएंगी। एंड उसके बाद रॉ मिक्स को स्टोरेज करवा दिया जाएगा। यहां पर मैंने वर्ड यूज किया रॉ मिक्स, तो रॉ मिक्स की स्टोरेज हो जाएगी और रोटेटरी किल्न में उसको फीड कर दिया जाएगा अप्रोक्स 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके बाद सीमेंट के क्लिंकर्स बन जाएंगे, सीमेंट के बुलबुले एक प्रकार से बन जाएंगे, वो फूटते रहेंगे और हमारे सीमेंट के प्रोडक्ट्स निकलते रहेंगे। सीमेंट क्लिंकर्स आर फॉर्म्ड और जैसे हमारे सीमेंट क्लिंकर्स बनेंगे फाइन ग्राइंडिंग हो जाएगी ट्यूब या बॉल मिल में। यहां पर हम लोगों को जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम इज एडेड बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ ए कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म में हम लोग जिप्सम, यहां पर जिप्सम ऐड होता है। क्यों जिप्सम ऐड होता है, आपको सीधा सा बात पता है भाई, जिप्सम को ऐड नहीं करवाएंगे तो हमारा जो C3A है दैट इज सेलाइट, जो C3A है एंड C4AF है, C3AF का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, C4AF का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये क्या करेगा, जल्दी हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिलीज करवा देगा और उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंपार्ट नहीं हो पाएगी, अनसाउंड बन जाएगा। तो उसके लिए हम लोग जिप्सम की एक लेयर चढ़ा देते हैं सच दैट कि वो थोड़ा सा टाइम बिताए और उसकी अर्ली स्ट्रेंथ गेन करने में उसका हेल्प हो। उसके बाद सीमेंट साइलोज में आपकी चीजें पहुंच जाती हैं। सीमेंट साइलोज बेसिकली होता क्या है,
जनरल केस में अगर मैं बात करता हूं साइलोज एंड बंकर्स, साइलोज एंड बंकर्स, बेसिकली जो भी हमारे मटेरियल्स खराब होते हैं, लाइकवाइज सीमेंट ही ले लीजिए यहां पर एग्जांपल के लिए, तो इनको स्टोर करने के लिए आपके साइलोज काम आते हैं। और बंकर्स एक प्रकार से बिन्स होते हैं, लाइकवाइज 10 mm है, 20 mm एग्रीगेट है बेचिंग प्लांट के ऊपर, इन सभी चीजों को स्टोर करने के लिए हमारे बंकर्स काम आते हैं। सीमेंट साइलोज में हमारी क्या नाम है, सीमेंट पहुंच जाती है एंड आफ्टर दैट हमारा पैकेजिंग हो जाती है, पैकेजिंग टू सीमेंट बैग्स, सीमेंट बैग्स में हमारी पैकेजिंग हो जाती है। ये हमारा प्रोसेस था ड्राई प्रोसेस। अब अपन आते हैं वेट प्रोसेस पे। वेट प्रोसेस में नथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ड्राई प्रोसेस, ओनली डिफरेंस इज जो आपका आर्जिलेसिस कंपाउंड्स थी, जिनकी यहां पर देखिएगा क्रशिंग हो रही थी, यहां पर क्रशिंग हो रही थी आर्जिलेसिस कंपाउंड्स की, यहां पर क्रशिंग ना हो करके उसको वॉश मिल के अंदर से निकाला जाएगा। कैसे, देखिएगा ध्यान से, उसको वॉश मिल से निकाला जाएगा इस प्रकार से। वेट प्रोसेस इज देयर। वेट प्रोसेस में हमारा जो कैल्सरेसिस कंपाउंड होगा उनकी तो क्रशिंग ही होगी, लेकिन आर्जिलेसिस कंपाउंड्स की जो वॉशिंग आपकी क्रशिंग ना होने की बजाय आपका यहां पर क्या होगा, वॉश मिल मिलेगा। उसके बाद प्रोसेस बराबर रहता है, स्टोरेज बिन्स में चला जाता है और स्टोरेज बिन्स में जाने के बाद फाइन ग्राइंडिंग हो जाती है। लेकिन यहां पर फाइन ग्राइंडिंग क्योंकि वॉश मिल में से आगे तो कुछ प्रोडक्ट्स हमारे गीले हैं, तो गीले होने के कारण वो क्या बनेगी, सलरी बनेगी। गीले होने के कारण उसमें क्या बनेगा, सलरी बनेगा। और उसके बाद जो सलरी है उसकी ब्लेंडिंग हो जाएगी, जैसे हम लोग मिक्सिंग करवाते हैं हमारी मिक्सी के अंदर, तो ब्लेंडिंग ऑफ सलरी टू द करेक्टेड प्रोपोर्शन। उसके बाद वो जो सलरी है उसकी स्टोरेज हो जाएगी, स्टोरेज ऑफ करेक्टेड सलरी, एंड उसको रोटेटरी किल्न में फीड कर दिया जाएगा, वही 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसको फीड कर दिया जाएगा। एंड आफ्टर दैट सीमेंट क्लिंकर्स आ जाएंगे। सीमेंट क्लिंकर्स बनने के बाद फाइन ग्राइंडिंग करवा दी जाएगी और सीमेंट साइलो के थ्रू उसकी पैकेजिंग करवा दी जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे दोनों प्रोसेस थे, लेकिन ये बात याद रखेंगे, जो हमारा वेट प्रोसेस है ये इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस से ये हमारा इकोनॉमिकल रहता है, ये बात याद रखें। हालांकि मैं इसके सब पॉइंट्स देख रहा हूं अभी, आइए। द चीफ एडवांटेज, मेन एडवांटेज ऑफ वेट प्रोसेस इज लो कॉस्ट, इकोनॉमिकल रहेगा, इकोनॉमिकल, क्योंकि जो हमारा ड्राई प्रोसेस है वो हार्ड रॉ मेटेरियल के लिए यूज रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है। जो हमारा वेट प्रोसेस है इसमें हमारा जो सैलरी बनेगा उसका एक्यूरेट प्रोपोर्शन रहेगा, जो भी करेक्टेड प्रोपोर्शन रहेगा वो एक्यूरेट रहेगा। एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन एंड होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का मतलब एक जैसी प्रॉपर्टी है ना, सेम प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट जो है वो आपकी सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी ऑफ द सैलरी। एंड जनरल केस में अगर मैं बात करता हूं तो इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल, क्यों भाई, क्योंकि ड्राई प्रोसेस के लिए बड़े किल्स की जरूरत होती है ना, तो यहां पर इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल थ्रू एलिमिनेशन ऑफ, किस चीज को एलिमिनेट करता है ये, जो भी हमारे सेपरेटेड ड्राइंग ऑपरेशंस हैं, सूखने वाले ऑपरेशंस हैं, उसको आपका ये अलग करता है। ऑन द अदर हैंड जो है ये बड़े किल्स को यूज करता है, जो ये वेट प्रोसेस है, वेट प्रोसेस जो है वो बड़े किल्न को यूज करता है एंड मोर फ्यूल को यूज करता है बर्निंग के लिए। और जितनी अच्छी बर्निंग होगी तो हमारी स्ट्रेंथ जो है या साउंड जो सीमेंट है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट है वो सही आएगी वेरिएबल क्लिंकर डिमांड के हिसाब से।